नया साल है तो नई मूवीज तो आएगी ही, लेकिन उसकी शुरुआत से पहले जान लेते हैं पिछले साल की 6 बड़ी सुपर हीरो मूवीज के बारे में और करते हैं उसको रैंक नंबर 6 से लेकर नंबर 1 तक। सो लेट्स स्टार्ट। शुरुआत तो यहाँ पे मॉर्बियस के साथ ही करनी चाहिए क्योंकि ये एक मास्टरपीस थी। मतलब सालों में हमें एक बार ऐसी मूवी मिलती है जो हमें अंदर से हिला देती है, ये कहने के लिए कि ये हमने क्या देख लिया भाई, ये क्या बना दिया आपने। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स, जिसमें वैसे स्पाइडरमैन ही नहीं है अभी, उसका ये थर्ड पार्ट था वेनम की 2 मूवीज के बाद, और जेरेड लेटो का भी ये हमें दूसरा कॉमिक बुक अवतार देखने को मिला। अब मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों का तो यही कहना होगा कि ये मूवी इसलिए नहीं चली क्योंकि जो इसमें कैरेक्टर दिखाए गए थे वो इतने छोटे लेवल के है कि वो कभी भी बड़ी स्क्रीन पे काम कर ही नहीं सकते। बट मेरे हिसाब से प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे कुछ अलग नहीं था, कुछ नया नहीं था। और आज के टाइम पे जहाँ इतनी सारी सुपर हीरो मूवीज आ रही है, मतलब आपको कुछ नया तो देना ही पड़ेगा। जैसे वेनम की क्या खासियत थी, वहां पे जो मेन चीज थी ना वो थी कि जैसे टॉम हार्डी ने अपने जो वेनम के कैरेक्टर को दिखाया है, जो उसकी 2 पर्सनैलिटीज है, एडी ब्रॉक और वेनम, उनको कैसे अलग रखा, उनका कैसे कनेक्शन बनाया, वो उसकी खास बात है। देखे जाए तो वेनम की दोनों मूवीज में भी हमें कुछ अलग या कुछ बढ़िया देखने को नहीं मिलता ऐसा जो हमें सालों सालों तक याद रहे। स्टोरी देखे तो वहां पे भी सिंपल थी, यहाँ पे भी सिंपल थी, लेकिन बात आती है कि आप उसको एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हो। कुछ अलग दिखाने के नाम पे वो वहां पे आर रेटेड एक्शन भी डाल सकते थे जो भी काफी इसको बढ़िया बना देता, लेकिन वो भी नहीं था यहाँ पे। और जब मैं मूवी देख भी रहा था मुझे लग रहा था कि शायद एंडिंग अच्छी हो जाएगी तो शायद इसका थोड़ा सा चांस है, लेकिन वो भी वहां पे ऐसा लगता है कि भाई ये क्या है, क्योंकि आप किसी भी कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं हो पाते। तो सिवाय यहाँ पे हम माइलो के डांस के देखने लायक तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। नंबर 5 पे मेरे लिए है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। 6 साल के बाद हमें मिली दूसरी डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी, लेकिन इसके बीच वो जहां जहां हमें देखने को मिला, मेनली इन्फिनिटी वॉर और नो वे होम के अंदर, भैया इस कैरेक्टर का लेवल कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुका था। और वांडा जो इतने सालों से प्रिपेयर हो रही थी कि भैया ये कभी ना कभी विलन बनेगी, और वो मल्टीवर्स नो वे होम के बाद जो एक्साइटमेंट उसकी थी, आप जानते ही है क्या एक्सपेक्टेशंस, थ्योरी, किसका कैमियो हो सकता है, लोग पागल हो चुके थे इस मूवी के लिए। और मेरे लिए भी ना ये मूवी काम करती है, लेकिन सिर्फ इल्यूमिनाटी वाले सीन तक। हाँ, वो वाले सीन में जब सबको वो मार देती है तो वो भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, लेकिन तब तक मुझे लगता है कि हाँ मूवी बढ़िया चल रही है और ये एक बेहतरीन मूवी बन सकती है एमसीयू के अंदर। लेकिन फिर जब वो सिनिस्टर स्ट्रेंज वाला पार्ट आता है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर भी मुझे लगता है कि चलो ये एंडिंग नहीं है, एंडिंग में कुछ बड़ा हो जाएगा, लेकिन जो एंडिंग मिली वो बहुत ही ब्लैंक थी। हमें इस मूवी के एंडिंग के साथ 2 बढ़िया चीजें हो सकती थी, या तो आप डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस वांडा की ऐसी फाइट दिखाओ जो हम सालों सालों तक याद रखे, या फिर आप ये भी कर सकते थे कि इसको बड़ा सा क्लिफ हैंगर बना सकते थे कि वांडा ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से पूरा एमसीयू चेंज हो गया। फैंस भी कुछ ऐसा ही सोच के जा रहे थे मतलब वैसे तो, लेकिन मेरे लिए यही बात थी इसको पीछे रखने की कि मूवी की स्टार्टिंग बढ़िया होती है, ग्राफ ऊपर ही जा रहा था, लेकिन जैसे ही हम इल्यूमिनाटी से बाहर निकलते हैं ग्राफ नीचे जाना शुरू होने लगता है। होता है ना, मतलब ये तो बेसिक चीज है कि अगर एंडिंग अच्छी नहीं होगी तो भैया बाकी चीजें भी अच्छी नहीं लगेगी। तो मेरे हिसाब से तो मूवी की यही दिक्कत थी जो मैंने इसको थोड़ा सा पीछे रखा। बाकी अगर देखे तो वांडा का कैरेक्टर मुझे काफी पसंद आया, उसकी स्टोरी अच्छी थी, लेकिन हाँ अगर उसका बड़ा फाइट सीन होता, कुछ बड़ा एंडिंग होती तो और मजा आता। कैरेक्टर लेवल पे मेरे हिसाब से जो प्रॉब्लम थी वो थी डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टोरी, ना ही आप उसकी पावर्स को अच्छे से दिखा पाए, और जो एक कैरेक्टर की अपनी स्टोरी होती है ना, जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि उसको अपना प्यार नहीं मिल पाया, चाहे उसके एडिट्स हमें देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसा लगा कि यार वो पुरानी मूवी का आया 6 साल हुए, अब आप अचानक से उसको यहाँ पे दिखाते हो और कहते हो कि यार उसकी लाइफ में ये लव स्टोरी सबसे इंपॉर्टेंट थी। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि वो थोड़ा जल्दबाजी में उन्होंने कर दिया कि चलो डॉक्टर स्ट्रेंज को भी एक स्टोरी देनी है तो उसको अपनी लव स्टोरी दे दो। बाकी अभी भी यहाँ पे 4 मूवीज बची है, लेकिन इस साल भी यहाँ पे बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज आएगी, जिसके बारे में आपको नई वीडियोस चाहिए तो नीचे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। नंबर 4 पे आ जाती है मेरे लिए तो थॉर लव एंड थंडर। जी हाँ, आप मुझे गालियां देना शुरू कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि तूने इसको लिस्ट में रखा भी कैसे भाई, इसको तो लिस्ट से भी बाहर निकाल दे। और मैं जानता हूँ मूवी अच्छी नहीं थी, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ये कोई मास्टरपीस है या बहुत ही अच्छी मूवी है, मैं ये भी नहीं कह रहा ये एक अच्छी मूवी है। जैसे कि हम जानते हैं कि पोटेंशियल तो यहाँ पे बहुत था, थॉर की 4th मूवी थी, और ऐसा भी नहीं था कि इसका एमसीयू से कोई बड़ा कनेक्शन था, तो आप यहाँ पे थॉर का सोलो एडवेंचर दिखा सकते थे बड़े लेवल पे। आपको वो रैग्नारॉक वाला फॉर्मूला भी मिल गया था कि 70% कॉमेडी और 30% इमोशन। वहीं पे ये एमसीयू की सबसे बढ़िया सुपर हीरो लव स्टोरी भी बन सकती थी, जैसे वांडा विजन है तो ये सेकंड लेवल पे आ सकती थी, और अगर मेहनत की जाती
जाती तो ये नंबर 1 MCU स्टोरी बन जाती, मतलब वो वाले MCU लव स्टोरी जिसमें दोनों ही बंदे सुपर हीरो है। और गॉर यहाँ पे विलन होने वाला था, जो एक बहुत ही फेमस कॉमिक बुक विलन है, और रोल उसका कौन कर रहे थे? क्रिश्चियन बेल। तो सब कुछ आपके पास था, सारी चीजें आपके पास थी, लेकिन आपने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी कि जैसा मैंने कहा कि रैग्नारोक वाले फॉर्मूले के हिसाब से 70% कॉमेडी होनी चाहिए थी, आपने उस कॉमेडी के लेवल को 99% पे पहुंचा दिया, तो पूरा बैलेंस टूट गया। इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी के जोक बुरे थे, जोक्स तो वैसे ही थे जो टाइगर भैया पहले लिख रहे थे और जो हमने रैग्नारोक में पसंद किए, लेकिन उसके साथ जो एक इमोशनल स्टोरी आनी चाहिए थी, चाहे वो लव स्टोरी से आती या चाहे वो विलन की साइड से आती, वो कभी मूवी के साथ आ ही नहीं पाई। मतलब जब आप मूवी देखने बैठते हो और जो पहली फाइट सीन आता है तो आप ये सोचते हो कि हाँ चलो कॉमेडी से शुरुआत की है, चलो बाद में थोड़ी थोड़ी स्टोरी आना शुरू हो जाएगी, लेकिन जैसे ही वो हॉल वाला सीन आता है और उसमें लगातार एक के बाद एक मतलब जोक ही आ रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, जो ऐसा सीन हो सकता था जहाँ पे सीरियस डिस्कशन हो जाता, लेकिन आप उसको पूरा का पूरा फनी साइड पे ले गए, तब आप समझ जाते हो कि भैया ये मूवी कुछ अलग ही डायरेक्शन में जा चुकी है। कॉमेडी बुरी नहीं थी, लेकिन जब हद से ज्यादा कॉमेडी आप कर देते हो, लाइन क्रॉस हो जाती है, तब सारे के सारे जोक आपके बुरे लगना शुरू हो जाते हैं, वो कानों को चुभना शुरू हो जाते हैं, और वो ही इस मूवी के साथ हुआ। लेकिन आप फिर पूछेंगे कि भैया तू बुराई कर रहा है तो तूने इसको चौथे नंबर पे रख भी कैसे लिया? तो इसका मेन रीजन मेरा यह है कि मुझे इसकी एंडिंग अच्छी लगी, चाहे उसमें जब थॉर बच्चों को पावर देता है, चाहे जब उसमें फीमेल थॉर की एंट्री होती है, चाहे उसके एंड के अंदर हमें लव एज उसकी बेटी देखने को मिल जाती है, मुझे वो अच्छा लगा। तो अगर एंडिंग अच्छी हो गई तो मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है मूवी। बाकी आप सब जानते ही है कि मैं थॉर का फैन हूं, तो थोड़ा बहुत तो बायसनेस यहाँ पे दिखेगा, तभी मैंने उसको यहाँ पे नंबर 4 की पोजीशन दी है। नंबर 3 पे आ जाती है डीसी की ब्लैक एडम। शॉर्ट में बोलूं तो ये एक अच्छी डेब्यू सुपर हीरो या एंटी हीरो मूवी है। हम जो सालों से देखना चाहते थे कि ड्वेन जॉनसन दी रॉक एक बार एंटी हीरो बनेंगे, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और मैं कई बार बात करता हूँ MCU के फॉर्मूले की, जहाँ पे 3 चीजें मेन होती है, फन, ड्रामा और एक्शन, जो यहाँ पे भी यूज हुआ। फन मुझे समझ आता है, ड्रामा भी मुझे एक हद तक समझ आता है, लेकिन एक्शन कुछ ज्यादा ही हो गया। एक्शन से पहले अगर मैं बात करूँ तो स्टोरी की भी, तो सिंपल स्टोरी भी चल जाती है, लेकिन इसकी स्टोरी के साथ क्या हुआ ना कि उन्होंने स्टोरी आधी कभी दिखाई, आधी यहाँ पे दिखाई, आधी फिर ऐसे ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश की कि मतलब वो बिखर के रह गई, आप कभी स्टोरी पे फोकस कर ही नहीं पाते। और एक्शन मूवी का अच्छा था, उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हद से ज्यादा कोई भी चीज होती है वो अच्छी नहीं लगती है, जो इसके साथ भी हुआ। मतलब जैसे ही ब्लैक एडम आता है फाइट सीन होता है, फिर जैसे सोसाइटी ऑफ अमेरिका आती है जो मुझे काफी अच्छी लगी, लेकिन जैसे ही उनकी एंट्री होती है फिर एक फाइट सीन आता है, फिर थोड़ी सी स्टोरी आती है, लेकिन फिर एक बड़ा फाइट सीन आ जाता है, फिर थोड़ी सी स्टोरी आती है और फिर एंड में तो पूरा फाइट फाइट फाइट। मैं तो थिएटर में एक सेकंड के लिए सोच रहा था कि भैया थोड़ा सा एक्शन कम कर देते ना तो ये मूवी काफी अच्छी बन जाती। लेकिन मुझे रॉक अच्छे लगे थे यहाँ पे, जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा और टाइम दिया जा सकता था। और हाँ, जो मूवी के अंदर जब रॉक वापस आता है समुद्र के अंदर से, वो वाला सीन मुझे अच्छा लगता है। तो कुछ बढ़िया चीजें तो यहाँ पे, मतलब बहुत ही बढ़िया चीजें तो हमें यहाँ पे जरूर देखने को मिली। नंबर 2 पे आ जाती है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉर एवर। ये था ब्लैक पैंथर का दूसरा पार्ट, और क्योंकि पहली मूवी भी बहुत ही बढ़िया थी यहाँ पे, तो एक्सपेक्टेशन उससे यहाँ पे वैसे ही ज्यादा होगी। छोटा रिव्यू मैं यही दूंगा कि हाँ ये पहली वाली मूवी से तो पीछे थी, लेकिन जो एक MCU का स्टैंडर्ड होता है ना, ये उसने मेंटेन किया। और जो चीजें इसने मेरे हिसाब से बढ़िया की कि स्टार्टिंग और एंड के अंदर जो चैडविक बोसमैन हमारे किंग थे और जो इस यूनिवर्स के भी किंग थे, उनको एक प्रॉपर अच्छा ट्रिब्यूट दे दिया। नेमोर का इंट्रोडक्शन काफी अच्छा होता है। स्टोरी में स्टेक्स भी लाने की कोशिश की जब हमारी क्वीन वांडा की डेथ हो जाती है, और जब यहाँ पे ब्लैक पैंथर शूरी मतलब आती है तो आपको सच में फील होता है कि हाँ ये जरूरी था, ये जो किया वो सही किया। तो ओवरऑल आप जब मूवी से निकलते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार अच्छी मूवी थी, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरा पैसा तो वसूल हो गया है। और थोड़ी बहुत मुझे दिक्कत ये थी कि यहाँ पे ओको, ये नाकिया, एम्बाकू, ये कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हो सकते थे जिनपे ज्यादा टाइम दिया जाता तो स्टोरी और ज्यादा जो है मतलब लोगों से कनेक्ट हो जाती। आप जानते ही है कि मूवी का रन टाइम करीब 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स का है। तो जब मैं उसको देख रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि यार ये चीज अगर यहाँ से हटा दी जाती और कुछ हमारे वकांडा के कैरेक्टर्स पे ही फोकस किया जाता ना तो काफी बढ़िया रहता। कहीं ना कहीं मुझे कभी कभी ऐसा लगा कि मूवी स्लो हो जाती है या अपने डायरेक्शन चेंज कर लेती है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि पासिंग नंबर तो ये ले जाती है। और नंबर 1 पे यहाँ पे है दी बैटमैन, जो किसी भी एंगल से एक बुरी मूवी नहीं थी, अच्छी मूवी थी, अच्छी स्टोरी थी। और ये मूवी प्रूव करती है कि बैटमैन के साथ आप बहुत ही सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे मार्वल के कैरेक्टर स्पाइडरमैन के साथ इतने सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, तो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको अलग अलग तरीके से अलग अलग डायरेक्टर अपने यूनिवर्स में फिट कर सकते हैं। और जो ये मैड रिव्यूज का
यूनिवर्स हमें देखने को मिला जो ज्यादा रियलिस्टिक वाली साइड पे था, मुझे वो काफी अच्छा लगा। और वहीं पे रॉबर्ट पैटिंसन, जो पहले बोला जाता था कि भैया ये क्या ले लिया इस हीरो को, उन्होंने भी प्रूव किया कि भैया ये कितने बढ़िया एक्टर है। विलन भी ऑफ कोर्स कुछ ही मूवीज के विलन मुझे काफी अच्छे लगे और इसका विलन तारीफ के काबिल तो है ही। और उन्होंने जो एक नई यूएसपी दी कि बैटमैन की डिटेक्टिव साइड पे ज्यादा फोकस करेंगे, वो भी एक नया एलिमेंट ऐड करता है हमारे इस डार्क नाइट के साथ। इसके अलावा पेंगुइन के बहुत ही कम सीन थे, लेकिन मुझे वो काफी सही लगे। लेकिन तब भी मैं बोलूंगा कि 2-3 प्रॉब्लम इसके साथ थी। पहला तो जो एंडिंग थी वो थोड़ी सी मतलब मूवी की डायरेक्शन चेंज कर देती है। जहां मूवी अभी बहुत रियलिस्टिक थी, अभी ऐसा लगता है कि ये कुछ ज्यादा कॉमिक बुक वाली साइड पे जा रही है कि ऐसे बम फटेंगे कि पूरे गौथम में पानी भर जाएगा और कुछ लोग आ जाएंगे जो रिडलर के कॉपी कैट होंगे, मतलब उसकी के फॉलोअर्स होंगे और उसी की कॉस्ट्यूम में आके बैटमैन से फाइट करेंगे। वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार वो जल्दबाजी में आगे बढ़ गया। मतलब बीच में तो पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो ब्रूस वेन की अपनी फैमिली के बारे में चली गई थी, लेकिन एंड में जाके जो है ये गौथम पे खतरा आ जाता है। और मुझे पर्सनली भी ये लगा कि जो मूवी का रन टाइम था, वो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जब मैं थिएटर में बैठा था तो मुझे लग रहा था कि हाँ चलो अब मूवी खत्म होने वाली है, हाँ चलो अब मूवी खत्म होने वाली है, चलो अब तो ये एंड होने वाला है यहाँ पे। लेकिन मूवी आगे चलती ही रहती है। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से दी बैटमैन 2022 की बेस्ट सुपर हीरो मूवी थी और तभी ये यहाँ पे है नंबर 1 पोजीशन पे। और इसी के साथ हो जाता है इस रैंकिंग का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप नीचे लाइक का बटन दबा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।